students, now our next topic is the revolution and everyday life. Can politics change the clothes people wear, the language they speak or the books they read? क्या पॉलिटिक्स लोगों के जो कपड़े पहनने का तरीका है या पहनावा है या उनकी जो बोलचाल है या उनको जो पढ़ते हैं वो लोग उसको बदल सकती है? 1789 के बाद के जो साल थे उसमें ऐसे ही फ्रेंच के जो कॉमन लोग थे उसमें मैन वीमेन के चिल्ड्रन इन लोगों की लाइफ में ऐसे ही कई चेंजेस आए। जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट्स थी उन्होंने कई ऐसे कानून बनाए जिसमें कि फ्रीडम, इक्वालिटी या लिबर्टी, जो फ्रीडम और लिबर्टी उसके जो आइडियल्स थे उसको डे टू डे लाइफ में उसको लाने की कोशिश की कि आम जनता को रोज़ के लिए भी उनको राइट टू स्पीच यानी बोलने की आज़ादी मिले, राइट टू लिव, उनको सब इक्वालिटी से उनको काम मिल सके। ये सारी चीज़ें उन्होंने कोशिश की कि वो लेके आएँ और रोज़ाना की ज़िंदगी में भी लोगों की लाइफ में इन चीज़ों को जगह मिले, इम्पोर्टेंस मिले। One important law that came into effect soon after the storming of the Bastille in the summer of 1789 was the abolition of censorship. Censorship का मतलब होता है किसी भी चीज़ के ऊपर पाबंदी लगा देना, बिना उस पर्टिकुलर अथॉरिटी की परमिशन के कोई ये चीज़ कोई एक्टिविटी इस तरह की हो नहीं सकती। दैट इज़ कॉल्ड सेंसरशिप। तो ये सेंसरशिप किस तरह की एबॉलिश हुई थी कि जब भी कोई रिटन मटेरियल या कोई कल्चरल एक्टिविटी जैसे कि बुक्स वगैरह में, न्यूज़पेपर, प्लेस, उस समय जब जो लुइस 16 का टाइम था उनकी गवर्नमेंट में ऐसा कुछ जो उनका मोनार्की सिस्टम था उसमें बिना उनकी परमिशन के कुछ भी ऐसा पब्लिश नहीं हो सकता था। बिना राजा के परमिशन के या अप्रूव किए बिना कोई भी ऐसी चीज़ पब्लिश नहीं हो सकती थी। लेकिन अब जब डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीज़न ये वाला लॉ पास हो गया उसके बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वो सभी इंसानों के लिए, सभी जो फ्रांस में कॉमन मैन हो, चाहे क्लर्जी हो, चाहे वो कोई भी स्टेट का हो, वो सभी के लिए ये नेचुरल राइट मिल गया। न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स उनकी बहुत ज़्यादा फ्लडेड द टाउन ऑफ फ्रांस, बहुत ज़्यादा मात्रा में वो आने लग गए क्योंकि अब उनको फ्रीडम मिल गई थी। सब लोग छाप सकते थे कुछ भी। जो प्रिंटेड पिक्चर थी उनका तो एक तरीका हो गया कोई बात को भी एक्सप्रेस करने का। अब सिर्फ सिटीज़ तक ही इनकी लिमिटेशन नहीं रही, अब वो दूर दराज के गांव तक इनटू द कंट्री साइड तेज़ी से जाने लगी। दे ऑल डिस्क्राइब्ड एंड डिस्कस द इवेंट एंड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन फ्रांस। जो फ्रांस में जो चेंजेस हो रहे थे उन सब का पूरा डिस्क्रिप्शन, उसमें जो लोग आपस में अपने व्यूज़ रखते थे वो भी लोगों तक पहुंच रहे थे इन न्यूज़पेपर और पैम्फलेट्स और बुक्स के ज़रिए। और उसमें जो कि पिक्चर्स भी थी तो लोग पिक्चर्स देख के भी कई चीज़ों को समझ पा रहे थे क्योंकि पढ़े लिखे लोग तो बहुत कम लोग हुआ करते थे, तो कम से कम पिक्चर्स के ज़रिए लोगों को कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ रही थी। इस तरह से लोगों में इन बातों की समझ भी आने लगी। फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वालिटी, इन सब चीज़ों की, फ्रेटर्निटी। Freedom of the press also meant that opposing views of events could be expressed. क्या मतलब होता है प्रेस की फ्रीडम का कि किसी भी इवेंट के अगर अपोजिंग व्यूज़ भी हैं वो भी हम कह सकते हैं। तो ये भी हुआ कि जो एक ही चीज़ के बारे में अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यूज़ हो सकते हैं, तो वो सब अलग अलग व्यूज़ भी देने की अब आज़ादी मिल गई है। Each side sought to convince the others of its position through the medium of print. Print मीडिया के ज़रिए वो क्या कर सकते थे, अब अपने पक्ष को जो वो कहना चाहते हैं वो दूसरे को समझा सकते थे, अपनी पोजीशन को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, चाहे वो अपोजिट ही क्यों ना हो, वो समझा पा रहे थे।
जो प्लेज, सॉन्ग्स, फेस्टिव प्रोसेशन, ये सब चीज़ों ने लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू किया। तो इस तरह से लोग जाने लगे इस तरह के प्लेज में, म्यूज़िक कॉन्सर्ट वगैरह में। और जो लिबर्टी और जस्टिस के बारे में लोग जो कहते थे, बड़ी बड़ी जो बातें पॉलिटिकल लीडर्स या फिलोसोफर्स, ये बड़े बड़े अपने टेक्स्ट जो लिखते थे, तो वो काफ़ी उनसे जुड़ने का बहुत अच्छा तरीका था उस चीज़ को समझने का। क्योंकि एजुकेटेड पीपल तो जो बहुत कम लोग थे, हैंडफुल ऑफ एजुकेटेड पीपल कुड रीड, क्योंकि पढ़ना लिखना तो बहुत कम लोग ही समझ पाते थे। तो बातों के ज़रिए, उनकी आवाज़ के ज़रिए, वो प्रिंट के ज़रिए, ये चीज़ें पिक्चर के ज़रिए ये उन तक पहुंचने लगी, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे लेकिन एक्सप्रेशंस को समझ पा रहे थे। तो इस तरह से ये चीज़ें यहाँ पे शुरू हुई कि अब वहाँ पे फ्रीडम ऑफ प्रेस भी हो गई, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन भी हो गई थी शुरू। अब हम इस चैप्टर के कंक्लूजन पे आ गए हैं। इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन्ड हिमसेल्फ एज एम्परर ऑफ फ्रांस। उसने अपने आप को फ्रांस का राजा घोषित कर दिया था और उसने आसपास की यूरोपियन कंट्रीज़ को भी जीत लिया था, के लिए रवाना भी हो गया था। कई ऐसी जो पुरानी डायनेस्टी आसपास के यूरोपियन कंट्रीज़ में थी, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, दबा दिया, मार दिया और वहाँ पे खुद को अपना राज्य या तो अपने किसी रिलेटिव को संभला दिया या खुद भी वहाँ से वो कंट्रोल करता रहा। नेपोलियन सॉ हिज रोल एज ए मॉडर्नाइज़र ऑफ यूरोप। यूरोप को मॉडर्नाइज करने में उसका एक अहम रोल है, ऐसा वो खुद को मानता था। और उसने ऐसे कई लॉज भी किए, जैसे शुरुआत इंट्रोड्यूस किए कि जैसे प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। ये बहुत अच्छा सिस्टम था, ये पॉजिटिव इसका जो सिस्टम था, इन्होंने बहुत अच्छा इससे फ़र्क पड़ा था। उन्होंने डेसिमल सिस्टम से ये चीज़ें साथ में लाई, में जो मेजर्स प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। इनिशियली कई लोग शुरुआत में तो वो उसको लिबरेटर की तरह ही देखते थे और सोचते थे कि ये आम जनता को आज़ादी दिलाएगा, लेकिन धीरे धीरे नेपोलियनिक जो आर्मीज़ थी वो हर जगह आ गई और उन्होंने एक ज़बरदस्ती से, मतलब अपना एक हुक्म चलाने या हम पे बहुत पावर है, इस तरह से उन्होंने ये अटैक सा करना शुरू किया। फिर लोगों को एज एन इन्वेडिंग फोर्स, लोग उन्हें हमलावर मानने लगे कि ये हम पे कंट्रोल करेंगे। और अंत में ये हुआ कि वो 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट की वाटरलू के उसमें हार हो गई। और लेकिन फिर भी उनका कुछ सिस्टम जो थे वो बहुत अच्छे थे, ख़ास तौर पे ये वेइंग, जो यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेइंग का बनाया उन्होंने, वो बहुत अच्छा बनाया था। द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये जो डेमोक्रेटिक राइट्स और लिबर्टी थी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट आपके विरासत की तरह मतलब साबित हुई। यहाँ तक कि इंडियंस ने भी उसको अपनाया। दीज स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू रेस्ट ऑफ द यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। पूरे यूरोप में ये चीज़ फैल गई, वेयर फ्यूडल सिस्टम्स वर एबोलिश्ड, और वहाँ पे फ्यूडल सिस्टम पे ख़त्म हो गए। इस तरह से ये जो स्वतंत्रता और इस तरह के डेमोक्रेटिक वाले जो विचार थे वो सभी को अट्रैक्ट कर रहे थे। Colonized peoples reworked the idea of freedom from bondage into their movement to create a sovereign nation state. जो भी अब colonized लोग थे, अब इस चीज़ को अब sovereign nation state में बदल देना चाहते थे। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय, जो हमारे इंडियंस के 2 एग्जाम्पल्स हैं, जिन्होंने ये रेवोल्यूशनरी फ्रांस से ये आइडिया के लिए उन्होंने अपने उनको मोटिवेशन मिला इन फ्रेंच रेवोल्यूशन के इस आइडिया से। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है और फिर अब हम इसकी क्वेश्चन आंसर्स पे आएंगे। थैंक यू।